हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को पता है यूनिट 7 हिंदी कहानी पे जो हमारी मैराथन क्लास चल रही है, जिसमें हम 100 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो कल की क्लास में मैंने 50 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था और 50 जो बचे हुए प्रश्न हैं आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कल नहीं, परसों क्लास लिया था मैंने। कल क्वेश्चन तैयार ना होने के कारण जो है क्लास नहीं ले पाई थी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। और हाँ, परसों जो मैंने क्लास लिया था उसमें प्रश्न नंबर 19 में थोड़ा सा डाउट है, तो उसको एक बार क्लियर करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पिता कहानी से जो है प्रश्न है वो ये रहा। देखते हैं। पिता कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पति पत्नी के रिश्ते में आए परिवर्तन को दिखाया गया है। ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, इसको मैंने सही बताया था। पति पत्नी के रिश्ते में आए हुए परिवर्तन तो पिता कहानी में नहीं दिखाया गया है। ठीक है, और पाँचवा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन गलत होगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। एक मिनट, आ गया प्रश्न, देखेंगे। हाँ जी, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, प्रश्न है, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इससे सीख लो। उपर्युक्त कथन किस कहानी से है? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, या पिता कहानी से, या कानों में कंगना, या राही। राइट आंसर क्या होगा? एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इससे सीख लो। यह कथन जो है किस कहानी से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कमलेश्वर की कहानी को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कमलेश्वर की कहानी को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले देखिए आएगा राजा निर्वंशिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सबसे पहले राजा निर्वंशिया आएगा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957, है ना। उसके बाद आएगा कस्बे का आदमी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 58। ठीक है, 1958। फिर खोई हुई दिशाएं 1963। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, फिर से लिखती हूँ मैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, आज़ादी मुबारक 2002। ठीक है, ये है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर जो है कहानीकार दिए गए हैं और इधर कहानी दी गई है। ठीक है, कौन सी कहानी किसकी है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए मिलान कर लेते हैं। महीप सिंह की जो कहानी है वो है कुछ और कितना। ठीक है, कुछ और कितना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973। विवेकी राय का हो जाएगा सर्कस, इसका प्रकाशन वर्ष है 2005। राकेश वत्स का हो जाएगा यहाँ पे अभियुक्त, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979। ठीक है, और राजेंद्र यादव का देवताओं की मूर्तियाँ, इसका प्रकाशन है 1952। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी मैंने बता दिया, तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये रहा सही मिलान। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2, 3, 4, 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया कहानी के संबंध में सत्य कथन बताइए। राजा निर्वंशिया कहानी के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है, यह कहानी कस्बाई जीवन पर आधारित है। ऑप्शन बी है, इसमें एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक की 2 कहानियाँ साथ चलती हैं। ऑप्शन सी है,
इसमें जगपति और चंदा का प्रेम दिखाया गया है। ऑप्शन डी है इस कहानी में जगपति आत्महत्या कर लेता है। ऑप्शन ई है जगपति और चंदा रामपुर के निवासी हैं तथा संतानहीन हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कस्बाई जीवन पर आधारित ये कहानी है। बी भी बिल्कुल सही है, ठीक है, और डी सही है ना। अब देख लेते हैं सी गलत क्यों है। इसमें जगपति और चंदा का प्रेम दिखाया गया है, प्रेम नहीं संघर्ष दिखाया गया है, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ई ऑप्शन देखेंगे, इसमें जगपति और चंदा रामपुर के निवासी तथा संतानहीन है। संतानहीन है ये तो सही है, लेकिन रामपुर के निवासी ये नहीं होते हैं, मैनपुरी, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, मैनपुरी के निवासी होते हैं, ठीक है ना, रामपुर नहीं। तो इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन तीसरा होगा ए बी डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन सा है। कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन सा है। राजा निर्वंशिया, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, एक से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। एक से यदि पत्नीत्व और मातृत्व ही छीन लिया जाए तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। उपयुक्त कथन किस कहानी से है। परिंदे कहानी, राजा निर्वंशिया, सिक्का बदल गया, राही। राइट आंसर हो जाएगा राजा निर्वंशिया कहानी से कथन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। उपयुक्त कथन राजा निर्वंशिया कहानी से किस पात्र का है। और ये कथन जो है कई बार पूछा भी गया है यूजीसी नेट में। जगपति का कथन है, ठीक है, ये सभी पात्र जो है राजा निर्वंशिया कहानी से हैं, ठीक है, तो ये कथन जो है जगपति का है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले ही मर चुका था। राजा निर्वंशिया कहानी से यह कथन किस पात्र का है। ये भी जो है जगपति का है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित है। इस क्लास में आपको ये प्रश्न ज़्यादा मिलेगा, कौन सा कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, ठीक है, उसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रश्न को लिया है। सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित है। राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक पत्रिका, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। और जो है सिक्का बदल गया कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में, ठीक है, बादलों के घेरे में कहानी संग्रह का जो है प्रकाशन वर्ष है 1980। इसी में जो है सिक्का बदल गया कहानी संकलित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बादलों के घेरे कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं। अब बताइए, बादलों के घेरे कहानी में जो है मैंने बता ही दिया, सिक्का बदल गया कहानी संकलित है। अब बताइए कितनी कहानियाँ संकलित हैं इसमें। टोटल 24 कहानियाँ संकलित हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं। मुख्य पात्र पूछा जा रहा है, गौड़ पात्र नहीं, ध्यान रखेंगे आप लोग। मुख्य पात्र में हो जाएगी शाहनी और शेरा, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। शाहजी पे मत जाइएगा क्योंकि शाहजी तो पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, ठीक है, तो गौड़ पात्र में है ये। आगे देखिए अगला प्रश्न। सिक्का बदल गया कहानी के संबंध में सत्य कथन बताइए। ऑप्शन ए है, यह कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के
विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है। ऑप्शन बी है, इस कहानी में विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन किया गया है। ऑप्शन सी है, अविभाजित कश्मीर में चुनाव के तट स्थित जबलपुर की कथा का वर्णन है। सी ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऑप्शन डी देखेंगे, देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। ये ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है। सिक्का बदल गया कहानी में जो है अविभाजित कश्मीर में चुनाव के तट स्थित जबलपुर की कथा का वर्णन है। ये वन लाइनर करके पूछा भी जा सकता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी में शाहनी किस नदी में नहाकर अपने घर जाती हैं? चनाब नदी। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी में शेरा की पत्नी का क्या नाम है? शेरा की पत्नी का क्या नाम है? हुसैना। ठीक है, हुसैना। बाकी सारे ऑप्शन पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे। कोई भी पात्र जो है सिक्का बदल गया कहानी का नहीं है, सिर्फ हुसैना है और हुसैना शेरा की पत्नी होती है। ठीक है। ये मैंने ऑप्शन अपने आप रखा था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी की कहानियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सभी कहानियाँ भीष्म साहनी की हैं, इनको क्रम में लगाना है, कौन सा पहले आएगा। चलिए देखते हैं। पहले आएगा भाग्य रेखा। ठीक है, पहले आएगा भाग्य रेखा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1953। उसके बाद आएगा पहला पाठ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957। फिर आएगा भटकती राख, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। उसके बाद आएगा पटरियाँ। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973। ये रहा क्रम, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी कहानियाँ भीष्म साहनी की हैं, कहानी संग्रह है ये। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956 है ना, 1956 है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? ये कहानी भी भीष्म साहनी का ही है, चीफ की दावत है ना। तो ये जो है किस कहानी संग्रह में संकलित है, बताइए आप लोग, बताइए राइट आंसर क्या होगा। पहला पाठ में, पहला पाठ, ऑप्शन सी। ठीक है, पहला पाठ का प्रकाशन वर्ष क्या बताया मैंने? 1957। याद रखेंगे। ठीक है, कहानी संग्रह है, जो मैंने अभी क्रम में लगाने के लिए बताया ना, वो सभी कहानी संग्रह हैं भीष्म साहनी के। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं चीफ की दावत जो कहानी है वो किसमें संकलित है? पहला पाठ में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, चीफ की दावत कहानी के संबंध में विचार कीजिए। चीफ की दावत कहानी के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन ए देखेंगे, मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है इस कहानी में। ठीक है। ऑप्शन बी है, कहानी का नायक शामनाथ है जिसके चीफ उसके घर शादी में आए हैं। ऑप्शन सी है, यह कहानी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण माना जाता या है। ठीक है, माना नहीं जाता है। ठीक है। ऑप्शन डी है, यह कहानी पारिवारिक जीवन मूल्य के विघटन को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ई है, यह कहानी 1956 में प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और डी भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी। ठीक है, ए सी डी तीसरा। अब देख लेते हैं जो गलत है वो गलत क्यों है। बी ऑप्शन क्यों गलत है? कहाँ लिखा है, कहानी का नायक शामनाथ है जिसके चीफ उसके घर शादी में आए हैं। शादी में नहीं, डिनर में आने वाले होते हैं। ठीक है,
ई ऑप्शन है, यह कहानी 1956 में प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया है। प्रतीकात्मक शैली में नहीं, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस वजह से जो है बी और ई ऑप्शन गलत हो जा रहा है। ठीक है ना, राइट आंसर ए सी डी, बाकी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69, कहानी में यानी कि चीफ की दावत कहानी। ठीक है, चीफ की दावत कहानी में शामनाथ चीफ को डिनर पर आने से पहले अपनी विधवा माँ को क्या पहनने के लिए बोलता है। ठीक है, चीफ की दावत कहानी में जो शामनाथ है वो चीफ को अपने घर जो है डिनर पे बुलाया रहता है। ठीक है, तो चीफ के आने से पहले जो है वो पूरी तैयारियां करता है कि मैं किसको क्या बोलूं पहनने के लिए, पर्दे ठीक करता है, कुशन वगैरह सब कुछ, सोफ़ा बेड सब कुछ सही करता है। तो अपनी माँ को बोलता है कि मैं माँ को क्या बोलूं पहनने के लिए, वहीं से प्रश्न लिया है मैंने। ठीक है, तो अपनी माँ को कहता है कि आप जो है सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार होगा, यहाँ पे सलवार पहन लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ध्यान देंगे आप लोग, सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए तो इसलिए प्रश्नों को लेना पड़ता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया किस कहानी संग्रह में संकलित है। बताइए, भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है ना, भीष्म साहनी की ही कहानी है। अब ये कहानी भीष्म साहनी के किस कहानी संग्रह में संकलित है। ऑप्शन ए पटरियाँ। ठीक है, पटरियाँ, यहाँ पे मैंने प्रकाशन वर्ष मेंशन कर दिया है, देख लेंगे आप लोग। ठीक है, 1973। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1934। ठीक है, 1934 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये कहानी जो है किस कहानी संग्रह में संकलित है, विपत्तिका कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, चलिए अभी आगे शायद प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संस्करण में गैंग्रीन कहानी नाम बदलकर रोज कर दिया गया। तो 5वां संस्करण में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी के संदर्भ में सही नहीं है। अमृतसर आ गया कहानी के संदर्भ में सही नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है, भीष्म साहनी द्वारा लिखित एक कहानी है। ऑप्शन बी है, यह कहानी भारत के विभाजन के परिदृश्य पर लिखी गई है। ऑप्शन सी है, कहानी में शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान से भारत के सीमावर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान भयावहता और विनाश का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन डी देखेंगे, भीष्म साहनी ने विभाजन के विषय पर अपना महाकाव्य उपन्यास तमस 1973 में लिखा था, जिस पर प्रहलाद ननिहाल में एक टीवी फिल्म बनाया था। राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। भीष्म साहनी ने विभाजन के विषय पर अपना महाकाव्य उपन्यास, ठीक है, महाकाव्य उपन्यास तमस 1973 में लिखा था, यहाँ तक बिल्कुल सही है। जिस पर प्रहलाद ननिहाल ने एक टीवी निहलानी, ठीक है, सॉरी, प्रहलाद निहलानी ने एक टीवी फिल्म बनाया था। ठीक है, तो इसने नहीं बनाया था, गोविंद करके नाम है। ठीक है, गोविंद। एक मिनट रुक जाइए, गोविंद करके नाम है। ठीक है, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन गोविंद है स्टार्टिंग में। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गाड़ी के डब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुना रहे थे।
वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर ही खीखी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ा रहे थे। उपयुक्त कथन किस कहानी से है? चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, उसने कहा था। राइट आंसर क्या होगा? यह जो है पंक्तियाँ जो है किस कहानी से ली गई हैं? अमृतसर आ गया कहानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अमृतसर आ गया है कहानी में जब लेखक यात्रा कर रहा था तब डब्बे में कितने पठान व्यापारी बैठे हुए थे? 3 बैठे हुए थे। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी में दुबला बाबू नामक पात्र लेखक को कहाँ का प्रतीत होता था? लाहौर का, कराची का, पेशावर का, रावलपिंडी का। दुबला बाबू करके एक पात्र है, उसमें ट्रेन में बैठा होता है। ठीक है, तो उस जब बोलता है उसको अंदाज़ा लगाकर जो है लेखक बोलते हैं कि ये जो है यहाँ का प्रतीत होता है, तो वही पूछा गया है आप सभी से। राइट आंसर हो जाएगा पेशावर। कहते हैं पेशावर का मालूम पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं मन ही मन बड़ा खुश हुआ था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। अमृतसर आ गया कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? पठान का, दुबला बाबू का, लेखक का, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है लेखक का है। अब इसको पूछा जा सकता है कि अमृतसर आ गया कहानी में लेखक जो है कहाँ जा रहे थे? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहे थे। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम ए आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। किस कहानी का अंश है? ये पंक्तियां जो है किस कहानी से ली गई हैं? अमृतसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शहर आ गया है, वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, अमृतसर आ गया है, यह कथन किसका है? अमृतसर कहानी से जो है ये कथन किस पात्र का है? पठान व्यापारी का, दुबला बाबू का, गार्ड बाबू का या लेखक का? दुबला बाबू का। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है ये दुबला बाबू। आगे देखिए अगला प्रश्न, अमृतसर आ गया कहानी में कहानीकार ने किस स्टेशन का उल्लेख नहीं किया है? अमृतसर आ गया कहानी में आप सभी को बताना है इनमें से किस स्टेशन का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी गुरदासपुर का नहीं है, बाकी जेलम स्टेशन का भी है, वजीराबाद का है और हरबंसपुरा का भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में दावत की तैयारी कितने बजते बजते मुकम्मल होने लगी? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। अब इसके बाद जो क्लास होगी ना कल, उसमें जो है यूनिट 8 हिंदी नाटक, टोटल जो है 200 प्रश्न को मैंने लिया है। ठीक है, 200 प्रश्न को, तो कल की क्लास में हम 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप नाटक आपका छूट भी गया है, नहीं पढ़ पाए हैं ढंग से, तो सभी नाटक जो है जितने भी 12-13 नाटक जो भी लगे हैं उन सभी नाटक का जो है रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग एक बार नाटक रिवाइज कर लेंगे, फिर कल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 बजे। अगला प्रश्न है, एक राजा निर्वंशिया थे, लेखक को कौन सुनाया करती थी? माँ, मौसी, दादी, नानी। एक राजा निर्वंशिया थे, आप राजा निर्वंशिया की कहानी पढ़ेंगे तो इसी पंक्ति से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो ये कौन सुनाया करता था लेखक को? माँ। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? तुम तो राजा निर्वंशिया कहानी से यह कथन किसका है? ठीक है, कथन है ये, औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? तुम तो। ठीक है, राजा निर्वंशिया कहानी से किसका कथन है ये? चंदा का कथन है। चंदा कौन थी? जगपति की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, चांद पर पहुंचने के बाद माता दीन ने किस मंदिर को स्थापित करने का सुझाव दिया? हनुमान मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, परशुराम मंदिर। चांद पर पहुंचने के बाद माता दीन ने किस मंदिर को स्थापित करने का सुझाव दिया?
हनुमान मंदिर, ठीक है, हनुमान मंदिर। आगे देखिए अगला प्रश्न, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा रचित कानों में कंगना कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1913 इंदु पत्रिका में। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी राजा राधिका रमण सिंह के किस कहानी संग्रह में संकलित है? बताइए। कानों में कंगना जो कहानी है वो किस कहानी संग्रह में संकलित है? कुसुमांजलि, ठीक है। कुसुमांजलि जो है राधिका रमण सिंह का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी से संबंधित असत्य कथन बताइए। कानों में कंगना कहानी से संबंधित असत्य कथन बताइए। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे असत्य है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन ए, यह कहानी लेखक के आग्रह में अपने अध्ययन काल में लिखी। ऑप्शन बी है, लेखक की यह कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। ऑप्शन सी है, यह प्रेम व वासना के अंतर को स्पष्ट करने वाली मार्मिक कहानी है। ऑप्शन डी है, कहानी में एक राजकुमारी का निर्धन से विवाह होने की पीड़ा का चित्रण है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस कहानी में, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरा नाम क्या है? राही कहानी में यह कथन किसने किससे पूछा है? कौन कहता है राही कहानी में कि तेरा नाम क्या है? किसने किससे पूछा है? क्वेश्चन नंबर 88। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीता ने कैदी स्त्री से। अगला प्रश्न है, सूर्यपुरा के राजा राधिका रमण सिंह जी हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अधिकार रखने वाले एक पुराने लेखक हैं। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। कानों में कंगना कहानी से यह कथन किसका है? सभी पात्र जो है कानों में कंगना कहानी के हैं, ठीक है। योगीश्वर का, ठीक है। योगीश्वर कौन होता है? किरण का पिता होता है, ठीक है। योगीश्वर कहता है नरेंद्र से। अगला प्रश्न है, राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के किस कहानी संग्रह में संकलित है? राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के किस कहानी संग्रह में संकलित है? बताइए। सीधे साधे चित्र। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राही कहानी का प्रकाशन वर्ष बताइए। राही कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1947। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राही कहानी के संदर्भ में असंगत है? ऑप्शन ए है, राही कहानी में निर्धन देशवासियों की पीड़ा की मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति की गई है। ऑप्शन बी है, राही कहानी में राजाओं की विलासिता तथा कर्तव्य पलायनता की प्रवृत्ति का चित्रण है। ऑप्शन सी है, राही कहानी में अनीता और राही दो पात्र हैं। ऑप्शन डी है, राही कहानी एक निम्न जाति की महिला राही जो है एक निम्न जाति की महिला है जिसे चोरी के अपराध में 1 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है असंगत है, असंगत पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, राही किस जाति की स्त्री है? राही जो है किस जाति की स्त्री रहती है? तो मंगरोरी जाति की, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, राही से बातचीत के बाद अनीता के मन में अनेक विचार आए, कौन सा विचार उसके मन में नहीं आया ये बताना है।
ठीक है। राही कहानी की पात्र है राही, ठीक है। तो आप सभी को बताना है कि राही से बातचीत के बाद अनीता के मन में विचार आए, कौन सा विचार उसके मन में नहीं आया ये बताना है। ऑप्शन ए देखते हैं, देश को किस प्रकार स्वतंत्र किया जाए। ऑप्शन बी है, कुछ लोग आराम की और कुछ लोग चोरी करके पेट पालने की ज़िंदगी क्यों बिताते हैं। ऑप्शन सी है, एक ही देश में निवासियों को खाने पहनने का समान अधिकार मिलना चाहिए। ऑप्शन डी है, सरकारी वकील की चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। अब इनमें से कौन सा विचार उसके मन में नहीं आया है ये हमें बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। मिला तेज से तेज कृति किससे संबंधित है। सुभद्रा की काव्य कृतियों से, या सुभद्रा जी की कहानियों से, सुभद्रा जी की राष्ट्रीय भावना से, या सुभद्रा जी एवं उनके पति लक्ष्मण सिंह के जीवन से। मिला तेज से तेज कहानी जो है किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। यह कथन किस राजनीति प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। देशभक्ति, सत्ता भक्ति, दल बदलने की प्रवृत्ति, या स्वार्थ सिद्धि के लिए विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर हो जाएगा सत्ता भक्ति, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राही कहानी की मूल संवेदना से संबंधित कथन नहीं है। ऑप्शन ए, सच्ची देशभक्त इन गरीबों के उत्कृष्ट निवारण में है। बी ऑप्शन है, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सी ऑप्शन है, आज़ादी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। डी ऑप्शन है, अशिक्षा और अज्ञानता को मिटाकर निर्धन वर्ग का जीवन लक्ष्यबद्ध बनाना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से जो है कथन कौन सा नहीं है ये बताना है। राही कहानी की मूल संवेदना की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन सी, अशिक्षा और अज्ञानता को, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आज़ादी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये जो है मूल संवेदना में नहीं आता, बाकी सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, राही कहानी में अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। इस कथन में किस स्वप्न की ओर संकेत है। अब ऑप्शन देखेंगे, देश को आज़ाद कराने का स्वप्न। ऑप्शन बी है, भीख मांगकर और चोरी करके जीने वालों के जीवन को लक्ष्यबद्ध बनाने का स्वप्न। ऑप्शन सी है, स्त्री शिक्षा के प्रसार का स्वप्न। ऑप्शन डी है, अंधविश्वास मुक्त समाज की स्थापना का स्वप्न। ठीक है, 99 क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीख मांगकर और चोरी करके जीने वालों के जीवन को लक्ष्यबद्ध बनाने का स्वप्न। ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अली जावेद जैदी का दुनिया का अनमोल रत्न कहानी के विषय में मत नहीं है। ठीक है, अली जावेद जैदी का जो है यहाँ पे दुनिया का अनमोल रत्न कहानी के विषय में मत कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है, दुनिया का अनमोल रत्न नवाब राय के द्वारा रचित कहानी है। ऑप्शन बी है, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1906 है। ऑप्शन सी है, यह नवाब राय की पहली कहानी है। ऑप्शन डी है, यह कहानी नवाब राय के मानसरोवर भाग 1 में संकलित है।
राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी जो है बिल्कुल सही है। किसके अनुसार? जावेद अली जावेद जैदी के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे 101। दिल फिगार निम्नलिखित में से कौन सी अनमोल चीज़ लेकर नहीं आया? ठीक है, आप सभी को बताना है दिल फिगार जो है निम्नलिखित में से कौन सी अनमोल चीज़ को लेकर नहीं आया है? काले चोर के आंसू, शौहर की चिता में भस्म होती माशूका के चिता की राख, ऑप्शन सी है मिट्टी, वतन की मिट्टी, ऑप्शन डी है देशभक्त के खून के कतरे। इनमें से क्या लेकर नहीं आता है दिल फिगार? दुनिया का अनमोल रतन, कहानी से जो कहानी का पात्र है दिल फिगार, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वतन की मिट्टी। ठीक है ना, वतन की मिट्टी लेकर नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं 102। हमारे मुल्क को ऐसी किताबों की अशद ज़रूरत है जो नई नस्ल के जिगर पर मोहब्बत हुब्बे वतन की अज़मत का नक्शा जमाएं। इस कथन में प्रेमचंद ने किस प्रकार की किताबों की ज़रूरत की बात की है? कथन को एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे मुल्क में ऐसी किताबों की अशद ज़रूरत है जो नई नस्ल के जिगर पर हुब्बे वतन की अज़मत का नक्शा जमाए। इस कथन में प्रेमचंद ने किस प्रकार की किताबों की ज़रूरत की बात की है? ऑप्शन ए है नई पीढ़ी को दिशा देने वाली, ऑप्शन बी है नई पीढ़ी में देश प्रेम का जज्बा विकसित करने वाली, ऑप्शन सी है नई पीढ़ी में जोश उत्पन्न करने वाली, ऑप्शन डी है नई पीढ़ी को नए ज़माने के अनुसार ढालने वाली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई पीढ़ी में देश प्रेम का जज्बा विकसित करने वाली। ठीक है, ऑप्शन पढ़ के ही आप लोग जान गए होंगे राइट आंसर, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे ईदगाह कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन कौन सा है? ईदगाह कहानी की मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन बताइए। जिस कहानी को मैंने पूरा वन लाइनर कहानी से जो है मैंने 20-20, 25-25 प्रश्नों को सॉल्व कराया है, तो उस कहानी को मैंने इस मैराथन क्लास में वहाँ से प्रश्नों को बहुत कम लिया है। ठीक है ना, जिसको मैंने नहीं कराया वहाँ से ज़्यादा प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है, 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए सभी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अभाव एवं संघर्ष जिस प्रकार बच्चों को समय से पहले ही समझदार बना देता है। ऑप्शन बी है यह कहानी बाल मनोविज्ञान की सशक्त प्रस्तुति है। ऑप्शन सी है इस कहानी में श्रम के महत्व सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन डी है कहानी का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना है। तो ईदगाह कहानी के बारे में बात हो रही है, मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कहानी का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव की स्थापना है। एक 104 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी का पात्र नहीं है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा पात्र जो है ईदगाह कहानी से नहीं है? तो जुम्मन शेख नहीं है और भजन सिंह नहीं है। ठीक है ना, बाकी महमूद और मोहसिन ये दोनों जो है ईदगाह कहानी के पात्र हैं। तो यहाँ पे चलिए कूट वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल 2 और 4। ठीक है, केवल 2 और 4 राइट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 और आज का लास्ट प्रश्न। बच्चे हादिम, ठीक है, ईदगाह कहानी से है। बच्चे हादिम ने बूढ़े हादिम का पार्ट खेला था, कैसे? ईदगाह न जाकर, अमीना दादी की घर पर मदद कराकर, उन्हें गरीबी से निकालने की राह बताकर, या बाल सुलभ आकर्षण छोड़कर चिमटा खरीद कर। तो बताइए, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, कैसे खेला था?
राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाल सुलभ आकर्षण को छोड़कर वो जो बेचारा चिमटा खरीदता है अपनी दादी के लिए कि उसकी दादी का हाथ ना जले, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज का ये लास्ट प्रश्न था। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे मेरे साथ, ठीक है। जो स्टूडेंट बाकी रह गए हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम नाटक से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से रिवाइज आप लोग कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए। अब तो पेपर बहुत पास है, ठीक है ना।